स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने संविधानवाद का अर्थ और संविधानवाद के लक्ष्य पढ़े। आज हम संविधान और संविधानवाद में अंतर पढ़ेंगे। संविधान ही संविधानवाद का आधार होता है। कुछ राजनीतिक विद्वान इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिति भिन्न ही होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में संविधान तो थे, किंतु संविधानवाद नहीं था। इसलिए संविधान और संविधानवाद में परिस्थितियों के अनुसार अंतर होता है। इस अंतर के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। पहला अंतर है परिभाषा की दृष्टि से। यदि परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है और संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक होता है, जिसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श शामिल होते हैं। संविधान एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार और शासितों के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। संविधान राजनीतिक व्यवस्था के शक्ति संबंधों की आत्मकथा है। संविधानवाद उन विचारों का द्योतक है जो संविधान का वर्णन और समर्थन करते हैं और जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावकारी प्रतिबंध और नियंत्रण कायम रखना संभव होता है। C.F. स्ट्रॉन्ग ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा था कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। संविधानवाद को परिभाषित करते हुए कोरी और अब्राहम ने लिखा है कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता है। इस प्रकार परिभाषा की दृष्टि से संविधान एक संगठन का तथा संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा अंतर है उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर। संविधान का निर्माण किया जाता है, जबकि संविधानवाद विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। यद्यपि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित व अलिखित संविधान होने के कारण इसका अपवाद है। संविधान का निर्माण सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किसी संस्था द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया था। संविधानवाद किसी भी देश के राजनीतिक समाज के मूल्यों, विश्वासों और आदर्शों के विकास का परिणाम होता है। संविधान जनता की आवश्यकताओं के अनुसार सदैव परिवर्तित एवं संशोधित होते रहे हैं, जबकि संविधानवाद की स्थापना के बाद उसे बदलाव या समाप्त करना, निरंकुशता व अराजकता को जन्म देना होता है। इसका अगला अंतर है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। क्षेत्र की दृष्टि से संविधान एक अपवर्जक एक्सक्लूसिव तथा संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी इंक्लूसिव है। संविधानवाद तो कई देशों में यदि उसकी संस्कृति समान है तो एक ही समान पाया जाता है, लेकिन संविधान हर देश का अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें वर्णित अधिकार तथा कर्तव्य शासक व शासितों के संबंध प्रत्येक देश के राजनीतिक समाज में अलग अलग होते हैं। यद्यपि कई देशों के संविधानों में भी समानता का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन यह लक्षण मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक देशों में संविधानों में प्रायः कई प्रकार के समान लक्षण होते हैं। उसी प्रकार साम्यवादी देशों के संविधानों में भी अलग प्रकार की समानता देखने को मिलती है। इस तरह संविधान एक सीमित अवधारणा है, जबकि संविधानवाद एक विस्तृत अवधारणा है। इसे देश काल की सीमाएं बांध नहीं सकती। संविधान और संविधानवाद में अगला अंतर है औचित्य की दृष्टि से अंतर। संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, जबकि संविधानवाद में आदर्शों का औचित्य विचारधारा के आधार पर सिद्ध किया जाता है। जिस देश के संविधान में उचित कानून एवं नियमों की व्यवस्था होती है तथा संविधान जन इच्छा के अनुकूल होता है, तो उस संविधान को औचित्यपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार किसी देश में संवैधानिक आदर्शों को संवैधानिक उपायों से ही प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। संविधानवाद का औचित्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संविधान और संविधानवाद में गहरा अंतर है।
एक संगठन का प्रतीक है, दूसरा विचारधारा का, एक साधन है तो दूसरा साध्य है, एक सीमित धारणा है तो दूसरी विस्तृत, एक का निर्माण होता है तो दूसरे का विकास। इतने अंतर के बावजूद भी दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी तो इसके राजनीतिक समाज के लिए विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। विलियम जी एंड्रयूज कहते हैं कि ये मतैक्य 4 प्रकार से हो सकता है। पहला, संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं का मतैक्य। यदि नागरिक ये महसूस करते हैं कि सरकार उसके हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है तो सरकार के विरोध करने में कोई देर नहीं करते। इससे विद्रोह या क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति संविधानवाद के विपरीत होती है। इसी कारण संविधानवाद के लिए जनता का सरकार व उसकी नीतियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह विश्वसनीयता ही संविधान और संविधानवाद के साम्य का आधार है। इसलिए संविधानवाद को बनाए रखने के लिए संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर नागरिकों में मतैक्य होना आवश्यक होता है। दूसरा है सरकार के आधार के रूप में विधि का शासन की आवश्यकता पर सहमति। जनता को सदैव यह विश्वास होना चाहिए कि सरकार या शासन कानून द्वारा ही चलाया जा रहा है और शासक वर्ग विधि के शासन की उपेक्षा नहीं कर रहा है। जनता की यही आस्था या विश्वास आपातकाल में शासक वर्ग को संविधानवाद से छूट देकर लाभ पहुंचाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर को और इटली में मुसोलिनी को इसी छूट का लाभ मिला था। ऐसा विशिष्ट परिस्थितियों में ही होता है। इसलिए संविधानवाद के लिए जनता को सरकार के कार्यों को विधि के शासन के रूप में देखने पर मतैक्य की मान्यता रखनी चाहिए। यही सहमति संविधानवाद की रक्षा करती है। गौण लक्ष्यों में विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति। संविधानवाद के भवन की को धराशायी होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक समाज के लोगों में गौण लक्ष्यों और विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति बनी रहे। विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है और संविधानवाद रूपी भवन को गिरा सकती है। यह सहमति अधिक आवश्यक न होते हुए भी संविधानवाद की ठोसता के लिए जरूरी है। इसके कारण संविधानवाद रूपी भवन हल्के फुल्के झटकों से हिलने से बच जाता है। यह सहमति संविधानवाद की व्यवहारिकता का गुण इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाज के लोगों में संस्थाओं के ढांचों व प्रक्रिया पर, सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन की आवश्यकता पर, समाज के सामान्य उद्देश्यों, गौण लक्ष्यों और विशिष्ट नीति संबंधी प्रश्नों पर आम राय का होना जरूरी होता है। यह राय मतैक्य सहमति के जितने पास होता है और विरोध से जितना दूर होता है, संविधानवाद की जड़ें उतनी ही अधिक गहरी होती हैं। राजनीतिक समाज में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव संविधानवाद को इस स्थिति में कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। यदि राजनीतिक समाज के लोगों में मतैक्य की भावनाओं का अभाव होगा तो संविधानवाद की रक्षा करने का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अतः विभिन्न बातों पर राजनीतिक समाज के लोगों में पाए जाने वाला मतैक्य ही संविधानवाद का प्रमुख आधार होता है। अब हम संविधानवाद के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ेंगे। संविधान के आदर्श ही संविधानवाद का आधार होते हैं और इन आदर्शों का अभाव जन क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसलिए संविधानवाद के लिए इन आदर्शों का होना बहुत जरूरी होता है। इन आदर्शों या तत्वों के अभाव में कोई भी संविधान व्यवहारिक धरातल पर उपयोगी नहीं हो सकता।
पिनॉक स्मिथ के अनुसार ये तत्व इस प्रकार से हैं। पहला तत्व है संविधान आवश्यक या अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्तक के रूप में। कोई भी संविधान, चाहे वह लिखित हो या परंपराओं पर आधारित, ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित हो, अपनी अपरिहार्य संस्थाओं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि अवश्य करता है। यदि संविधान इन संस्थाओं और इनके अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या नहीं होगी तो संविधानवाद की कल्पना करना असंभव हो जाएगा। संविधान में इन संस्थाओं के अधिकार व शक्तियों साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या भी जरूरी होती है। यही संविधानवाद की प्रमुख मांग है। यदि इन संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई तो सदैव शासक वर्ग या नौकरशाही तंत्र के निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। संविधानवाद के लिए प्रत्येक संविधान में, चाहे वह लिखित हो या अलिखित, उसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की गठन, शक्तियों और उनके पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या संविधानवाद के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थाएं राज्य की अपरिहार्य संस्थाएं हैं। तो पहला तत्व तो है राजनीतिक संस्थाओं का होना आवश्यक है। दूसरा है संविधान राजनीतिक शक्ति के प्रतिबंधक के रूप में होना चाहिए। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था का होना संविधानवाद की आधारशिला है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के संविधान में कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं कि शासक या सरकार पर समय समय पर नियंत्रण रखते हुए अपनी शक्तियों को जनहित में उपयोग करना चाहिए। इससे शासक वर्ग की स्वेच्छाचारिता का फल जनता को नहीं भोगना पड़ता। लोकतांत्रिक राज्य में ये प्रतिबंध विधि का शासन के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में, शक्तियों के पृथक्करण के रूप में और परंपराओं एवं सामाजिक बहुलवाद आदि के रूप में होते हैं। जब राज्य का शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा और नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा तो संविधानवाद को हिलाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। यदि संविधान में ही शासक के तीनों अंगों की शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाएगा और शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा तो शासक वर्ग निरंकुश नहीं बन सकेगा और संविधानवाद को मजबूत स्थिति में बना रहने में सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार राजनीतिक सामाजिक परंपराएं और बहुलवाद जितना अधिक मजबूत होगा कि साधारण राजनीतिक उथल पुथल अराजकता पैदा करने नहीं कर सकती और संविधानवाद को बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। इस तरह संविधान में इन प्रतिबंधों की व्यवस्था किए बिना संविधानवाद के स्थायित्व की कल्पना नहीं की जा सकती और प्रतिबंध ही शासन को सीमित उत्तरदायी बनाते हैं। अतः प्रतिबंधों द्वारा सीमित या उत्तरदायी सरकार ही संविधानवाद का आधार है। इसलिए संविधान का राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण होना। इसका अगला तत्व है संविधान विकास के निर्देशक के रूप में होना चाहिए। संविधान में विकास का गुण भी होना चाहिए। वर्तमान में प्रभावी शक्ति बने रहने से यह भविष्य के प्रति उदासीन बन सकता है। इसलिए उसमें गतिशीलता और लोचशीलता का होना भी आवश्यक है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक समाज के मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। पुराने राजनीतिक मूल्यों एवं आदर्शों का स्थान नए मूल्य व आदर्श लेने के लिए तैयार रहते हैं। केवल उन्हें राजनीतिक समाज की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में नवीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन परिवर्तित व संवर्धित मूल्यों को ग्रहण करने की क्षमता का होना आवश्यक है। यदि कोई भी संविधान भावी विकास की योजना की अपेक्षा करता है तो वह राजनीतिक समाज की सहानुभूति खो देता है और क्रांति का शिकार हो सकता है। गतिहीनता को प्राप्त संविधान समाज के सामान्य व गौण उद्देश्यों को प्राप्त करने की बजाय उसमें बाधक बनकर राजनीतिक व सामाजिक विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। इसलिए संविधान को राजनीतिक समाज की बदलती हुई मान्यताओं या संस्कृति का सम्मान करना चाहिए ताकि संविधानवाद की व्यवहारिकता बनी रहे और संविधानवाद एक
स्थायी और गत्यात्मक धारणा बनी रहे। संविधानवाद का अगला तत्व है संविधान राजनीतिक शक्ति के संगठक के रूप में होना चाहिए। संविधान किसी भी शासन व्यवस्था की वैधता और औचित्य प्रदान करता है। वह यह बात सुनिश्चित करता है कि सरकार के समस्त क्रियाकलाप उसके अधिकार क्षेत्र के अनुसार ही और स्वयं सरकार भी वैधता का गुण बनाए रखे। इसलिए संविधान सरकार की सीमाओं की स्थापना के साथ साथ सरकार की विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों का लंबात्मक तथा अमरांतीय दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का वितरण भी करता है। संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठक उसी अवस्था में बन सकता है जबकि संविधान द्वारा यह व्यवस्था हो कि सरकार का कार्य अधिकार युक्त रहे तथा सरकार स्वयं भी वैध हो। यदि ऐसा न हो तो सरकार विरोधी शक्तियां सरकार को गिरा सकती है। सरकार को संविधान के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अलावा अपनी ऐसी कार्यशैली की स्थापना करनी होती है कि लोगों में शासन सत्ता के प्रति निष्ठा व लगाव बना रहे। यही निष्ठा और लगाव सरकार की वैधता का प्रतिबिंब होता है। यदि कोई सरकार वैधतापूर्ण नहीं होगी तो न तो संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठक रहेगा और न ही संविधानवाद की प्राप्ति होगी। इसलिए सरकार का संविधानवाद की व्यवहारिकता के लिए वैध होना आवश्यक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक, राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक, राजनीतिक विकास का निदेशक और राजनीतिक शक्ति का संगठक होना चाहिए। इसके अभाव में संविधान और संविधानवाद का आधार कभी नहीं बन सकता तथा वह केवल कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा जिसका कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। चलिए आज के वीडियो बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम संविधानवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे।